हेलो एवरीवन, पैस विजन जैसे कि हम लोग सीरीज लाते रहते हैं, उस सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मानवी तिवारी जी, जो कि एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। बहुत ही कम समय में जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की हुई है। आप मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने साइकोलॉजी की फील्ड में मेंटल हेल्थ में काफ़ी वर्क किया हुआ है एंड आप ग्लोबल मेंटल हेल्थ पीयर नेटवर्क में एज अ मेंटल एग्जीक्यूटिव नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप यूनिसेफ में यंग पीपल एक्शन टीम में हैं एंड आपने साइकोलॉजिकल इश्यू को खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। हेलो मैम, पैस विजन में आपका स्वागत है। आपने एक नॉर्मल स्टूडेंट से एज अ एक पॉलिसी मेकर, एज अ कंट्री एग्जीक्यूटिव का सफर तय किया है। मैं जानना चाहूंगी आपके सफर के बारे में। स्टार्ट सफ़र की ऐसे हुई थी कि जब मैं 12 साल की थी तब मेरी मम्मा को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, तो उनका डायग्नोसिस हुआ था ओसीडी और डिप्रेशन से। बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि हमें आई थिंक 3 से 4 साल लगे थे सिर्फ ये पता करने में कि ओसीडी जैसी कोई बीमारी भी होती है, वो बीमारी है एंड उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना होता है। वहाँ से शुरुआत हुई। कुछ साल हो गए एंड मम्मा के साथ मैं भी थेरेपी पे जाती थी। कुछ साल हो गए एंड आफ्टर दैट ऐसी सिचुएशन आई कि लॉकडाउन में बिकॉज ऑब्वियसली बाहर जाना नहीं था और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो मुझे आई वाज डायग्नोस्ड विद ओसीडी एंड एंजाइटी। तो जब वो डायग्नोसिस हुआ तो काफ़ी टाइम तक आई वाज लकी। एक इस तरीके का प्रिविलेज था जो शायद प्रिविलेज होना नहीं चाहिए, सबको उस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट इट वाज अ प्रिविलेज, इट इज़ अ प्रिविलेज दैट आई हैड एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड उसके थ्रू आई गॉट बेटर। वंस आई गॉट बेटर तो सोचा कि काफ़ी टाइम तक अपने टीचर्स को या किसी को बताया नहीं था। कॉल्स आते थे कि तुम क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रही हो, तुम आंसर्स क्यों नहीं दे रही हो क्लासेस में, एग्जाम्स में जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे उनमें कम मार्क्स आ रहे हैं। बट आंसर नहीं होता था उनको कुछ करने को, क्योंकि लगता था कि अगर शायद उनको बताऊंगी तो उनको लगेगा कि लाइक ऑब्वियसली उनको स्टिग्मा है, उनको आई डोंट नो पता होगा इतना या नहीं पता होगा, शायद वो सोचे कि मैं एक्सक्यूजेस बना रही हूँ या बहुत सारे अलग अलग नेम्स होते हैं जो दिए जाते हैं उनको जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफ़र करते हैं। सो आफ्टर दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स। तो मैंने अपने आर्टिकल्स कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस को भेजे, फर्स्ट पर्सन आर्टिकल्स, जिसमें मैंने अपना जो स्ट्रगल थी विद ओसीडी एंड एंजाइटी वो डिस्क्राइब किया। अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस वेरी हैप्पीली टुक दोज आर्टिकल्स अप एंड दे गॉट पब्लिश्ड। एंड उसी आर्टिकल्स में मैंने ध्यान नहीं दिया, बट वो एक आर्टिकल चला गया ग्लोबल मेंटल हेल्थ पीयर नेटवर्क का। वो पब्लिकेशन नहीं थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो जब उनको आर्टिकल गया तो उनका मेरे पास रिस्पॉन्स आया आई थिंक 2 महीने बाद कि हमारे कंट्री एग्जीक्यूटिव के एप्लीकेशंस और इलेक्शंस खुले हुए हैं, अगर आप चाहो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने वहाँ से अप्लाई किया एंड आई गॉट इलेक्टेड एज पार्ट ऑफ द कंट्री एग्जीक्यूटिव कमिटी। सो दैट इज हाउ द एंटायर जर्नी वॉज एंड इट वॉज not planned at all, it was very unplanned, but it happened for the best. ओके मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जर्नी रही, आपको ओसीडी हुआ, आपने थेरेपिस्ट मिला, आपने थेरेपीज वगैरह ली। तो मैम जैसे जनरली होता है, लोग कहते हैं कि थेरेपी काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। तो कभी कोई ऐसा टाइम आया कि आपको थेरेपी के दौरान ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो पाएगा या हिम्मत टूटी हो? जी, बहुत बार ऐसा हुआ था। तो आई थिंक थेरेपी में भी मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है एंड जितने नेटवर्क्स में जितने लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये है दैट थेरेपीज में भी अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं, अलग अलग थेरेपिस्ट होते हैं, आपको टाइम लग सकता है टू फाइंड आउट दैट विच इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट जो मेरे लिए काम कर रहा है, बिकॉज वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। आई थिंक हर अलग अलग इंसान की अलग अलग लाइक नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से कौन सी थेरेपीज एंड कौन से थेरेपिस्ट उनके लिए बेस्ट वर्क कर रहे हैं, कौन से मेडिकेशन उनके लिए बेस्ट वर्क कर रहे हैं, वो होता है। तो येस, इट डिड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक एक पॉइंट पे मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे काम दिया हुआ था कि मैं जर्नल करूँ। तो मैं लिखती थी, एक्सरसाइजेस थी मेरी जिसमें लिखना होता था कि मेरी एंजाइटी आउट ऑफ 10 कितना है, क्या है। तो कई बार एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो उतनी एनर्जी और इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ वो जर्नलिंग करने में। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था, मेरी फैमिली भी परेशान होती थी कि मतलब इसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है, लाइक दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट, एंड अगर वही नहीं हो पा रहा है तो मैं सही कैसे होंगी। एंड मुझे भी पता था कि मुझे वो करने की ज़रूरत है सही होने के लिए, बट मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास ना एनर्जी है ना टाइम है, और मैं बार बार वही एंग्जाइटीज लिख रही थी, बार बार एंग्जाइटी 10 आउट ऑफ 10 ही होती थी, तो मैं कैसे उसको लिखूँ। तो आई थिंक वो हुआ था। तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस थे, बहुत लंबे वो इंस्टेंसेस चले थे जब लगा था कि थेरेपी नहीं हो रही है। बट आई थिंक एक चीज़ जिससे मैं आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वॉज कि सैटरडे आएगा
जाऊंगी थेरेपिस्ट के साथ, बैठूंगी जाके, अच्छा लगेगा, फाइनली बात करूंगी, कोई होगा जिससे मैं बात करूंगी और जो मुझे जज नहीं करेगा उस सब के लिए। सो या ओके मैम, थेरेपिस्ट जो चीज़ें बताते हैं आपने वो एग्जैक्टली की, लेकिन उसके अलावा आपने अपनी क्या स्ट्रेटजीज बनाई, आपने अपना क्या रूटीन रखा? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेंटल हेल्थ कंडीशन, आई डोंट नो सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ था, बट जब मुझे मेंटल हेल्थ कंडीशन थी और वो जब पीक पे थी, तब इतना टाइम ही नहीं था कि कोई स्ट्रैटेजी मैं एज सच बना पाऊँ, क्योंकि मैं खुद ही इतना दिमाग उलझा रहता था कि लगता था कि अभी क्या ही स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसा। तो बट एक ये चीज़ थी कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती थी, और वो अलग अलग चीज़ें कुछ भी हो सकता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं शोज़ देखूंगी अलग अलग, शायद ये शो पसंद आ जाए, शायद मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाए, या फिर अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुनूंगी, शायद जैसे आजकल तो बहुत तरीके की थेरेपीज है, म्यूजिक थेरेपी एंड सितार इज यूज्ड एज अ थेरेपी, बहुत सारे तरीके की थेरेपीज हैं। तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करती थी कि शायद कोई चीज़ ऐसी हो जो मेरे लिए वर्क कर जाए। लाइक आई सेड, एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस तरीके का एक्सप्लोर करने की कोशिश। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी थी जो मैंने बनाई थी, बट हाँ, आई केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग एंड आई थिंक दैट वर्कड गुड फॉर मी। मैम, हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हम थेरेपिस्ट के साथ साथ हमें भी अपनी तरफ से चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, अगर आप कर सको तो, अगर आप कर सको तो, बिकॉज मतलब आई थिंक ऐसा लगता है कि शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरी फैमिली को भी बहुत बार फील हुआ कि ये अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर रही है सही होने का, ये खुद सही नहीं होना चाहती है। पर ऐसा नहीं था, मैं खुद सही होना चाहती थी, पर उस वक्त दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मैं एफर्ट्स ले ही नहीं पा रही थी, मेरे इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ें सोचूं, क्योंकि ऑलरेडी जो OCD के जो ऑब्सेसिव थॉट्स एंड उनसे रिलेटेड जो कंपल्शंस होते हैं, दे वर टेकिंग लाइक 90% ऑफ माई टाइम। मैम, जैसे आपने कहा कि मतलब फैमिली मेंबर्स कह रहे थे कि शायद ठीक नहीं हो पाएगी, एफर्ट नहीं लगा रही, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो उस टाइम कैसे थॉट आते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आई थिंक थॉट्स आने का तो ऐसा है कि आई थिंक प्रोफेशनल हेल्प ही उस टाइम पे काफ़ी हद तक असिस्ट करती है टू गेट रिड ऑफ दोज थॉट्स, या गेटिंग रिड इज नॉट वेरी इजी, बट एटलीस्ट लाइक ईजिंग ऑन दोज थॉट्स। बट आई थिंक खुद से एक दो चीज़ें ऐसी जो मैंने की थी, बट लाइक आई सेड सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम करती, तो एक दो चीज़ें जो मैंने खुद से की थी वो ये थी कि सेम चीज़ें, म्यूजिक सुनना अलग अलग तरीके का, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना, अलग अलग शोज देखना, अलग लोगों से बात करना। मैंने काफ़ी सारे सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। काफ़ी बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि जो मैं ऑलरेडी हेल्प ले रही हूँ वो शायद इनफ नहीं है, और मुझे या फिर अभी इमीडिएट हेल्प चाहिए थी, तो मैं अपनी साइकाइट्रिस्ट को मैसेज नहीं कर सकती, अपने थेरेपिस्ट को मैसेज नहीं कर सकती, पता नहीं उनका कितना टाइम लगेगा रिप्लाई आने में। तो एट टाइम्स जो हेल्पलाइंस होती थी उन पे कॉल किया, उनसे क्या रिवर्ट मिला, या कहीं पे मैसेज किया, पूरा एक लंबा मैसेज डाल दिया कि मुझे ऐसा 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 हो रहा है। तो कई सारे ऐसी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, जो प्रोफेशनल हेल्प तो नहीं प्रोवाइड करते, बट दे विल सिंपली रिस्पॉन्ड टू, या दे विल मतलब लेंड अ ईयर, कि आप जो भी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो वो सिंपली वो सुनेंगे आपकी प्रॉब्लम्स, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो वो भी किया। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं ऑन हाउ टू ईज आउट दोज थॉट्स, हाउ टू ईज आउट जब आप बहुत उलझन होती है, सब लोग बोल रहे हैं कि सब परेशान है आपके आसपास। ये है कि मैम, हम एक सपोर्ट जब मिलता है तो बेटर फील होता है, हमें लगता है कि कोई सुनने वाला है, हमारी चीज़ें सुन सकता है। मैम, इस जर्नी के दौरान क्या अप्स एंड डाउन्स रहे जो आपने फील किए? तो आई थिंक एक चीज़ जो मेरी थेरेपिस्ट ने हमेशा मुझसे बोली थी, और जो अभी तक मेरे साथ स्टिक की है, वो ये है कि OCD कभी भी वेव्स में नहीं चलता है, वो स्पाइक्स में चलता है। कि एक दिन आपका OCD शायद पीक पे होगा, एक दिन वो एकदम नीचे आ जाएगा, आपको लगेगा आप ठीक हो गए। तो उस तरीके का होता है, इसलिए मेरे जर्नी में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत थे। इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है कई बार दैट आई हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, जैसे बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद। इनफैक्ट इस इंटरव्यू के लिए भी मुझे काफ़ी एंग्जाइटी हो रही थी एक टाइम पे। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं जाऊँगी तो मैं क्या बोलूँगी, क्या वहाँ पे कितने लोग होंगे, और बहुत सारी चीज़ें। बट आई थिंक एक टाइम आता है जब आप समझ जाते हो कि आपकी जो एंग्जाइटी है उसके पैटर्न्स क्या हैं, आपका जो OCD है उसके पैटर्न्स क्या हैं, जो कंपल्शंस हैं उनके पैटर्न्स क्या हैं, एंड आप टैक्टिक्स डेवलप कर लेते हो टू टैकल दोज पैटर्न्स एंड टू रिकग्नाइज कि ओके, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एन ऑब्सेसिव थॉट, एंड ये ऑब्सेसिव थॉट की स्टार्टिंग है। तो जिस टाइम पे आप पहला ऑब्सेसिव थॉट पकड़ लेते हो क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो वहीं से आप उसको सप्रेस कर देते हो, या जो मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने सिखाया था कि आप उनको इग्नोर कर देते हो। सो कॉन्शियसली इग्नोरिंग देम
is what helped me. So I think that is something, that those are the ups and downs that I keep on having. A lot of times I would, every time I have कि कहीं पे इंटरव्यू देना है या कुछ देना है तो कितने सारे थॉट्स आते हैं, कितनी सारी चीज़ें लगती हैं. इनफैक्ट आई थिंक पीपल विद OCD या पीपल विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो शायद दूसरा इंसान कभी नोटिस भी ना करे. कि मैं जाऊंगी, मैं हाथ मिलाऊंगी तो कैसे होगा, क्या होगा. बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो शायद दूसरे लोगों को कभी ऐसा लगे कि ये कितनी इरेशनल सी चीज़ है, बट ऐसा होता है. तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. अभी भी ऐसा होता है कि कई बार एंग्जाइटी होती है, बट अब पता है कि उसको कैसे टैकल करना है, पता है कि उसका कहाँ पैटर्न्स कैसे होते हैं, एंड पता है कि दिस इज एंग्जाइटी, इट हैज अ क्योर, इट विल बी फाइन. बेसिकली हमें अपने थॉट्स को पकड़ना है और उन्हें डाउन करना है. हाँ, हावी नहीं होने देना. हाँ, हावी नहीं होने देना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर एक टाइम के बाद आप अपनी एंग्जाइटी को पहचानने लगो. तो दैट इज आई थिंक द की फॉर मी. जैसे हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ में वर्क कर रहे हैं, तो हम ऐसी क्या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं या ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जिससे हम लोगों तक अपनी रीच बढ़ा सकें? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम एज साइकोलॉजिस्ट जब आप काम करते हो ऑन रीचिंग आउट टू योर ऑडियंस, सो मेनली दैट ऑडियंस, कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिनको ऑलरेडी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं. बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ जो टर्म है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है वो लोग जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशंस है. हम सब जितने यहाँ इस रूम में हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं, उन सबकी मेंटल हेल्थ है, एंड उन सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स अपनी मेंटल हेल्थ में फेस किए हुए हैं. कहीं ना कहीं शायद वो भी बहुत क्लोज आए हों टू फेसिंग अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इटसेल्फ. एंड जो अर्ली साइंस होते हैं लाइक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, that itself can be a sign or early stages of a mental health condition. So I think it's very important कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ एक बहुत छोटी ऑडियंस को ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सिसजेंडर, यानी कि वो लोग जो स्ट्रेट हैं या पीपल हु डू नॉट, हम LGBT कम्युनिटी को छोड़ देते हैं, उनको हम नहीं सोचते. हम जब सोचते हैं तो सिर्फ एक बहुत ही एक एवरेज इंसान के बारे में सोचते हैं जिसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं. ठीक है, जो अपने जो बर्थ जेंडर है उसके साथ आइडेंटिफाई करेगा, स्ट्रेट होगा, जो एबल बॉडीड होगा, जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, जिसके पास सारे प्रिविलेज होंगे, जो थेरेपी जा सकता है. हम जनरली जब सोचते हैं तो सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचते हैं. हमें we also need to think about all the other sections of the society that exist, because they are equally and in fact more prone to mental health conditions. So what about the people who identify as LGBTQ as part of the community? What about the people जिनको disability है, क्योंकि उनके लिए at the first place I can come and sit in this room, जो able bodied नहीं है उनके लिए यही काम बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इस कमरे में कैसे आके बैठे. फिर एक बहुत important चीज़ होती है कि a lot of therapists, आजकल बहुत एक important नीड आ गई है कि इंडिया में I don't know कितने लोगों को पता होगा, बट 1 लाख लोगों के लिए 0.75 साइकाइट्रिस्ट है. मतलब हर 1 लाख इंसान के लिए एक साइकाइट्रिस्ट भी नहीं है हमारे पास पूरा. सो साइकाइट्रिस्ट की कमी, साइकोलॉजिस्ट की कमी भी एक सिचुएशन है. तो आई थिंक ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम और आप बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये वो प्रॉब्लम्स है जो नेशनल और सिस्टम्स लेवल पे सॉल्व होंगी. बट अगेन आई थिंक मेरी एक एनालॉजी है कि सेल जो होता है वो बॉडी को बनाता है, बॉडी सेल को नहीं बनाती है. सो आई थिंक हमारे जैसे जो लोग हैं, नॉर्मल लोग, वो भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए. लाइक इवन इफ वी स्पीक अप लाइक दिस इंटरव्यू सिंपली, this is going to reach a lot of people and those people will come to know ये numbers कि 1 लाख लोगों के लिए हमारे पास इंडिया में एक साइकाइट्रिस्ट भी नहीं है. तो उनको वो बात पता चलेगी, उनके लिए खुद ये बहुत शॉकिंग होगा क्योंकि अभी उनको ये शायद बात पता नहीं होगी. मैम, जैसे आपने थेरेपीज ली, तो कब आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे थेरेपी लेनी है? क्या ऐसे सिम्टम्स रहे, किस स्टेज पे जाकर? सो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी, लाइक आई सेड, कि मुझे पता था कि थेरेपी होती है. मुझे पता था कि द साइकाइट्रिस्ट दैट आई वेंट टू, जो मेरे साइकाइट्रिस्ट थे, मुझे पता था कि वो कहाँ पे हैं और उनके पास जा सकती हूँ मैं. मेरे पास उनका नंबर था, उनका कॉन्टैक्ट था, मेरे पास एक ऐसा सिस्टम था मेरे आसपास, ऐसा एनवायरनमेंट था जो मुझे सपोर्ट करता था एंड जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसके पास वो रिसोर्सेज थे कि वो थेरेपी मेरी फंड कर सके. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी. बट again a lot of people do not have all those things. So I was lucky कि जैसे ही मेरा OCD start हुआ, उसी के I think 2-3 महीने बाद I was able to recognize कि
ये सेम चीज़ मेरी मम्मा के साथ हुई थी, एंड ये चीज़ शायद एंग्जाइटी है, ये चीज़ शायद कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, एंड इसके लिए इट्स बेटर कि मैं जाके एक थेरेपिस्ट को एक बार कंसल्ट करूँ। और मैम जो थेरेपी की रही हूँ सिटी में, तो वो क्या बता सकती है कि क्या थेरेपीज रही, क्या हुआ exactly? तो मुझे ज़्यादा नेम्स नहीं पता है थेरेपीज़ के जो उन्होंने यूज़ किया, बट आई कैन टेल यू कि कैसे हम क्या क्या करते थे एज पार्ट ऑफ दोज थेरेपीज। सो आई थिंक जब मैं पहली बार अपने थेरेपिस्ट की प्लेस पे गई थी, सो शी आस्क्ड मी टू फिल आउट अ फॉर्म, जो शायद काफ़ी जगह होता है कि वो एक फॉर्म भरवाते हैं, फिर यू आर डायग्नोस्ड कि सीवियरली मॉडरेट या मॉडरेटली लो, मॉडरेटली सीवियर, जो भी मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो वो हुआ। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने भी मुझे बहुत फ्रीडम दिया to explore with different types of with different types of therapies, with different types of things that were working for me. So she told me a lot of exercise. उन्होंने बोला कि जैसे मैंने बताया कि अपनी एंजाइटी कितनी थी, आपके क्या थॉट्स आए थे, फिर उन थॉट्स को लेके आप रिकग्नाइज करो कि शायद क्या कोई अगर रैशनल पर्सन होता जिसको ओसीडी नहीं होता, क्या वो इस थॉट को उसी तरीके से देखता। फिर उन्होंने एक और एक्सरसाइज बताई थी कि मान लीजिए 2 महीने हो गए थेरेपी में, तो अब जाके अपने अब के थॉट्स पढ़ो एंड 2 महीने पहले के थॉट्स पढ़ो, क्या डिफरेंस है, एंग्जाइटी के जो नंबर्स थे उनमें क्या डिफरेंस है, क्या कुछ कम हुआ है, क्या कुछ बढ़ा है या उतना ही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने की एट थेरेपी। बट अगेन आई थिंक मैंने अपनी मम्मा की थेरेपी होते हुए भी देखी थी, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सिमिलर थी जो उन्होंने करवाई थी। तो आई थिंक दोज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड विद मी इन थेरेपी, एंड आई वाज वेरी लकी कि उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम अलाउ किया टू एक्सप्लोर कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, एंड टू बी कंफर्टेबल इन माई स्किन व्हेन आई एम सिटिंग इन अ रूम। मैम क्या ड्यूरेशन रहा, कितने ड्यूरेशन तक थेरेपी या सेशंस लिए हैं आपने? आई थिंक मैंने थेरेपी तो माई थेरेपिस्ट मूव टू अ डिफरेंट सिटी, सो इसलिए काफ़ी जो सेशंस थे थेरेपी के वो टेलीफोनिक थे। तो उनको मिला के आई थिंक 1 साल या 1.5 years मेरी थेरेपी चली थी। उसके बाद आई मूव टू अ डिफरेंट सिटी फॉर कॉलेज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। काफ़ी बेटर हो गई थी चीज़ें, तो इसलिए आई चोज टू लाइक मूव अवे फ्रॉम थेरेपी। एज अ एक्टिविस्ट, एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह हम क्या काम कर सकते हैं, और सोशल के लिए आप सोशली क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा कि अपनी स्टोरी बताएं। स्टिग्मा है, और आई डोंट थिंक स्टिग्मा एनी टाइम सून जाने वाला है, बिकॉज इतना ऑलरेडी फैला हुआ है कि उसको जाने में बहुत साल लगेंगे। तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम अपनी स्टोरी बताएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टिग्मा दैट एग्जिस्ट। इट विल बी हार्ड, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी ईजी, बट आई थिंक वी ऑल हैव अ स्टोरी टू टेल, and I think every time one person tells their story, it motivates another person to tell their story. So it's very important कि हम अपनी story बताएं, और also at an individual level it's very important कि sometimes क्या होता है कि हम अपनी family को देख के रुक जाते हैं therapy लेने से। हमें लगता है कि family को शायद mental health condition के बारे में बताएंगे वो परेशान होंगे, but I think it's very important कि family, friends, society, everything is important, सबकी अपनी अपनी जगह है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने आप को रखो, बिकॉज व्हेन योर ओन मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, ultimately it will affect your family, it will affect the society, and it will affect your friends. So I think it's important you keep yourself first, and second thing, it's important that you tell your story with pride. ये मैम बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। आई होप सबके लिए बेनिफिशियल होगी, कोई भी मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा नहीं समझे, जो लोग समझेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया अपनी इंफॉर्मेशन से। Thank you so much for being a great host. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन।